अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आम इंतखाबात इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूए बहस हैं और बहुत से तज्ज़ियों और अफवाहों के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम ऐलान कर दिया गया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो 27 सितंबर को हल्का बंदियों की पहली इब्तदाई जो फहरिस्त होती है वो शाया करेगा और हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी और हतमी फहरिस्त के 54 दिन के बाद यानी 54 डेज़ के बाद जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये बनता है जनवरी का आखिरी हफ्ता। चारों चीफ सेक्रेटरीज को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है, तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया है। इस ऐलान के बाद निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से इसको बड़ी खबर करार दिया गया है और ये कहा गया है कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। इंतखाबात से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। नून लीग, JUIF और जो दीगर पार्टियां हैं MQM, उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन जो कमर जमान कायरा साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तारीख से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आएगी। लेकिन जो शेरी रहमान हैं जो कि पीपल्स पार्टी की एक और रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का हफ्ता नहीं तारीख का ऐलान होता है, गैर यकीनी की फ़ज़ा में रहना दुरुस्त नहीं होगा। जबकि जो PTI है उसने इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है इसको ये जो ऐलान है इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक 90 दिन से आगे जाना जो है वो गैर आईनी होगा। नाज़रीन, दूसरी स्टोरी हमारी होगी शहबाज शरीफ 48 घंटे पाकिस्तान में गुजारने के बाद एक मरतबा फिर लंदन रवाना हो चुके हैं और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ की वापसी की तारीख में कुछ तब्दीली चाहते हैं। मरीम नवाज़ भी वहाँ पर होंगी और ये तीन लोग जो ये मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है उसमें इलेक्शन के हवाले से कुछ फैसले किए जाएंगे। साथ ही साथ जो धड़े बंदियों का मामला है ज़ेर बहस है उस पर भी गौर किया जाएगा। तीसरी स्टोरी नाज़रीन एक और अहम अपडेट है कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक के हामी एक और रहनुमा को कत्ल कर दिया गया है और ये जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये करीबन 1984 से के बाद से अगर हम देखें तो ये कई 100 अफराद का जो है वो ये कत्ल हो चुका है इस दौरान में, और ख़ास तौर पर जो 1980s और 90s की दिहाई में तशद्दुद की जो एक लहर थी खालिस्तान की, उसके बाद अगरचे अब इंडिया में तो ये लहर इतनी तेज़ी से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब मामला ख़राबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक ठाक जी। बुखारी साहब, इलेक्शन फाइनली जो इलेक्शन कमीशन है उसने डेट का ऐलान तो नहीं किया लेकिन हफ्ते का ऐलान कर दिया है। जो रूमर्स थी, आपको लगता है कि आप दम तोड़ जाएंगी या अभी भी कुछ निकल सकता है इसमें से? पहली बात तो ये है कि वो एक पंजाबी की मिसाल है कि आटा गूंथती हिलती क्यों। तो ये इस तरह की तनकीद जो आ रही है इस ऐलान के बाद मुख्तलिफ पार्टी के लीडर्स की तरफ से, उसको इससे ज़्यादा और मैं कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए इसके बरक्स उन्होंने इलेक्शन का हतमी ऐलान कर दिया है। आखिरी हफ्ता जनवरी का कह देने का मतलब है एक तरह से तारीख अनाउंस हो गई है। लेकिन आप ये देखिए कि ये वो कहते हैं ना, जिसने नहीं मानना है उसने तो किसी सूरत मानना नहीं है। लेकिन हम तजर्बा कर चुके हैं कि ये जो बंगाली अदलिया थी इसने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था, याद होगा आपको। हुए इंतखाब इसलिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ मैच नहीं करती थी, सूरत हाल अफरा तफरी का शिकार थी। ऐसे में इलेक्शन करा के आप सवाए फसाद कराने के और क्या कराएंगे? आपको पता है ना किस तरह की पोलराइजेशन थी उस वक्त पोलिटिकल। एक दूसरी बात यह है कि कुछ सियासतदानों का जो यानी हुकूमत के मुखालिफ कह लीजिए या आप कह लीजिए तो वो तज्जियाकारों की लौट जो कीड़े निकालती रहती है, उनका ख्याल ये था कि इलेक्शन जो है ये नहीं कराने चाहिए अभी जब तक कि मईशत ठीक ना हो जाए। और उसमें सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन जो था वो मौलाना फजल रहमान साहब का था, JUI का, जिन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पहले आप मईशत ठीक करें फिर बाद में इलेक्शन देखी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस ऐलान का किया जाना जो है इसकी तो यानी पजीराई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप ये देखें कि जब CCI की मीटिंग हुई थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, और मरदमशुमारी का उसमें जब यानी उसकी वेरिफिकेशन की थी उन्होंने, तो उसका तकाजा ये है, आईनी तकाजा है ये भी, कि आप हल्का बंदियाँ करें।
हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का वक्त दरकार होता है, जो इलेक्शन कमीशन ने वॉलंटरली 1 महीना कम कर दिया था। अगर आपको याद हो, हमने ये अपने प्रोग्राम में इसका तज़किरा भी किया था। 3 माह कर दी थी उन्होंने। ठीक है, हल्का बंदियों में 1 माह की कमी करने के बाद फिर ये ऐलान आ जाना एक तरह से इलेक्शन कमीशन की इंटेंशन को जाहिर कर रहा है कि हम इलेक्शन के इनेकाद के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हमें किसी भी वजह से मज़ीद वक्त दरकार है। ये तो हो गई सूरत हाल क्लियर। तो अब ये देखिए, सियासी पार्टियां मुतमईन हो जाएंगी। मैं उसी पर मेरे ख्याल से हम दो तीन बड़ी पार्टियों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं नवाज शरीफ को। देखिए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के मेजर स्टेक होल्डर है, उनकी पार्टी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हंगामी तौर पे और मरीम नवाज को लंदन तलब किया है। दो उसकी बुनियादी वजूहात मुझे दिखाई देती हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी है और नून लीग अभी तक मशावरत के चक्कर से नहीं निकली है। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को ये एहसास है कि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो एक तो उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि जितनी जल्दी भी इलेक्शन स्ट्रेटजी फाइनल करके और लॉन्च कर देनी चाहिए। ठीक। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो एक ख़ास पैगाम लेके आ रहे हैं। इसकी हम अभी प्रोग्राम पार्ट में उसको लेकिन लेटर पार्ट में वो कर लेंगे। बुनियादी तौर पर कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि वो ये पैगाम लेके जा रहे हैं, और आप समझ लें पैगाम किसका है। आप इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, आप इसको इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, कोई भी नाम दे लें इसको, कि जी आपने जजेस और जर्नलों के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया है इसको थोड़ा सॉफ्ट करें, इसके ऊपर तो इलेक्शन लड़ेंगे आप तो गड़बड़ होगी। तो जो मरीम नवाज ने भी इसी पे ये कहा ना कि मैं और नवाज शरीफ जो हैं हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको इस पूरे मंजरनामे में देखें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कायरा साहब ने ज़ाती कैपेसिटी में तो इसको वेलकम किया है, लेकिन कहा कि पार्टी की मुशावरत के बाद हम इसके ऊपर बाकायदा रिएक्शन देंगे। लेकिन शेरी रहमान, जिसका आपने अभी जिक्र किया, उनकी अजीब मंतक है। उनका ख्याल ये है कि हफ्ते नहीं दिनों का, फिर वो कहेंगी नहीं दिनों का नहीं घंटों का, फिर वो कहेंगी घंटों नहीं, उसके साथ मिनटों का जिक्र नहीं है, मिनटों के बाद सेकेंडेज। तो ये कीड़े निकालने वाली जो बात है ना, ये अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव आस्पेक्ट है इस इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट का वो ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन के बगैर कोई स्टेबिलिटी का ख्वाब भी आप नहीं देख सकते। इलेक्शन कमीशन, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशन हो, सब मुतालबा कर रहे हैं हमसे। यूरोपीय यूनियन इसको मॉनिटर कर रही है बाकायदा कि आप इलेक्शन कराएं, यानी और जितनी जल्दी। वो जो गॉसिप हो रही थी या रूमर्स थी कि 2024 में भी कहीं इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, ये बिल्कुल कहा गया था कि जी 2024 में भी शायद ना हो। मतलब ये कि इनडेफिनेटली उसको पोस्टपोन करेंगे। वो तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। वो शटअप कॉल तो दे दी है इलेक्शन कमीशन ने कि बस भाई स्पेकुलेशंस बंद करें, ये ग्राउंड रियलिटी है, हम इसके मुताबिक इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब जनाब आगे आ जाए, बात खत्म कहाँ हुई है, लेकिन PTI को करार नहीं है। PTI के कोर कमेटी के जो हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। यानी इसके होगा ये कि फिर इलेक्शन ये इसके खिलाफ कोर्ट में समाअत शुरू हो जाएगी, फिर उसको लंबा ड्रैग किया जाएगा। तो मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि ये कोशिश जो है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि जनवरी में भी इलेक्शन हो जाए। अच्छा। क्योंकि देखिए उनके यहाँ सूरत हाल ऑल इज़ नॉट वेल। उनकी पार्टी की क़यादत जो है वो जेलों में है, ख़ास तौर से जो पार्टी के चीफ हैं। हु इज़ द मैन हु अट्रैक्ट्स पीपल एंड वोट्स। पार्टी आपकी के टुकड़े हो चुके हैं, दो मेजर पोर्शन आपकी पार्टी के अलग होकर अपनी पार्टियां अपनी पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। तो आपके यहाँ भी ऑल इज़ नॉट वेल कि कल आप इलेक्शन में जाएंगे, कल आप इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे और परसों आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा तो वहाँ भी नहीं है ना। आपके सारे ज़्यादातर इलेक्टेबल्स करेक्ट है। तो उनको इस मौके से फ़ायदा उठा के पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, करना चाहिए। वो खान साहब की हदायत के मुताबिक हों या पार्टी की जो भी क़यादत है। अब क़यादत का देख लें आप हाल, सदर साहब उनके जो हैं वो जेलों में रोल रहे हैं। जो नायब सदर हैं, जो समझते थे कि पार्टी मेरे सुपुर्द की गई है, वो भी मुकदमा भुगत रहे हैं। तो ये इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाएगा कौन, इस पार्टी को इकट्ठा कौन करेगा, ये काफ़ी मुश्किल काम है। इलेक्शन से पहले मुहिम कौन चलाएगा। और तो ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। इलेक्शन को होने देना चाहिए, उसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से रोड़े अटकाने वाली बात है। मुर्जा सुरंगी साहब जो हैं, उन्होंने आज एज ए स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट ये कहा है
कि हमारे बारे में एस्पर्शंस कास्ट की जा रही थी कि हम ज़्यादा देर रहना चाहते हैं। आपको याद होगा ये बाज़गश्त हमने भी सुनी, कोई कह रहा था ये 2 साल का रहेगी इंटर्म गवर्नमेंट, कोई कह रहा था 1.5 साल रहेगी। तो उन्होंने भी कह दिया कि जी हमारी भी इंटेंशंस जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि हम तो आए ही इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन करा के हम अपने घर चले जाएंगे। तो हैविंग सेड ऑल दिस, जो इस वक्त ऐलान के मुताबिक डेट्स हैं वो ये हैं कि जी हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी, लेकिन उससे पहले 27 सितंबर को इसका ऐलान कर दिया जाएगा ताकि उसके ऊपर जिसको इतराज़ आता है, कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंज लानी है, तो वो सब कुछ कर सके। और उसके बाद वो कहते हैं आइन के तहत 54 रोज़ हमें चाहिए, 54 रोज़ चाहिए हमें, 54 डेज़, और वो बनते हैं जनवरी का आखिरी हफ्ता। मेरे ख्याल से हम अपने इस प्रोग्राम की वसातत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं सियासी लीडरशिप को, तमाम पार्टियों की लीडरशिप को, कि अगर इस तरीके से इलेक्शन इंश्योर होने जा रहे हैं कि जनवरी में हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उनको अपना अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को वो स्पेस देनी चाहिए कि वो ऐसे इंतजाम कर ले कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड गैर जानिबदार हो। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 1970 के इलेक्शन को कहा जा रहा है कि जी वो लार्जली फेयर थे, इसलिए कि वो फौज की कस्टडी में, मतलब निगरानी में हुए थे। उसके बाद से हर इलेक्शन जो हुआ है, जो तकरीबन 9 के करीब हुए हैं, वो सारे कंट्रोवर्शियल थे। तो मैं समझता हूँ कि इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन होने देना चाहिए ताकि पार्टियों को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का मौका भी मिले, इलेक्शन कमीशन को तैयारियों का मौका मिले। जैसा मैंने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि बाकायदा स्टाफ इसके लिए तय होगा, स्टाफ डिराइव किया जाएगा मुख्तलिफ महकमों से, अदलिया से ज़्यादातर लोग आएंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर ये पब्लिकेशन ऑफ ऑल द वोट्स एंड एवरीथिंग, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इट्स ए गैम्बिट। तो बुखारी साहब, 27 सितंबर को अगर पहली फहरिस्त शाया की जाती है और उसके बाद जो है अगर इस तरह से करके, जैसे अभी आपने भी कहा कि सियासी पार्टियों के जो एतराज़ात होंगे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको लगता है कि जो आखिरी फहरिस्त जो 30 नवंबर की डेट दी गई है, अगर इस दौरान में अगर ये हल्का बंदियों पर एतराज़ होता है तो इसको भी एड्रेस 30 नवंबर तक किया जा सकेगा? देखिए वो जो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीना है वो सिर्फ इनको एड्रेस करने के लिए और इनकी रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन में कैपेसिटी है, इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, तभी तो जनवरी में आप इलेक्शन कराएंगे ना। तो वो चाहे वॉर फुटिंग पे काम करें, चाहे वो ओवर टाइम करें, चाहे रात दिन करें, वो उनको मीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेडलाइन जो उन्होंने अनाउंस की है, नाउ पार्टीज विल टेक इट सीरियसली। राइट। अब इसमें तो ये नहीं हो सकता ना कि आप इस तारीख पर भी कोई बहाना ढूंढ लें, बहाना अब नहीं चलेगा। इट्स ए फॉर्मल अनाउंसमेंट बाय द इलेक्शन कमीशन। 30 नवंबर को हो जाएगी। अच्छा, जाते जाते क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है बुखारी साहब, जाते जाते मैं जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जो पीटीआई की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से और कुछ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो पिटिशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या सूरत हाल होगी कि अगर आपको ये लगता है कि ये मामला जो है वो ये भी कोर्ट में जाएगा, ये यहाँ पर हल हो जाएगा? क्योंकि अगर फुल कोर्ट बैठ भी जाता है तो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक उन पिटिशंस का है, वो जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, उसकी जस्टिफिकेशन थी टू प्रेशराइज द इलेक्शन कमीशन टू अनाउंस ए डेट। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी की कैंपेन ये थी कि भाई आप 100 दिन में कराएं, आप 120 दिन में कराएं, हमें डेट दें। तो मेरे ख्याल से इन पिटिशंस की ये वैसे ही फ्रक्चर्स हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट्स भी कहेंगी कि जनाब अब तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हो चुका हुआ है, लिहाजा आप जाके तैयारी करें और इलेक्शन लड़ें। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई अपसेट होने जा रहा है। इन पिटिशंस का जवाब कोर्ट की तरफ से वो ज़ाहिर है नोटिस करेंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन आके बताएगा कि जी ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक इनसे क्या तैयारी करें और इलेक्शन लड़ें। ठीक हो गया जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शहबाज शरीफ 48 घंटे पाकिस्तान में गुजारने के बाद एक मरतबा फिर से लंदन तशरीफ़ ले गए हैं और इससे कबल जाने से कबल उन्होंने मरीम नवाज़ से भी मुलाकात की और जुमे को ये अहम बैठक होगी। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़, इनकी आपस में मीटिंग होने जा रही है कल। अहम मुलाकात में क्या होने जा रहा है, बुखारी साहब से जानते हैं। बुखारी साहब, क्या होने जा रहा है इस मुलाकात में? वापसी की तारीख तब्दील होने जा रही है एक मरतबा फिर से, या फिर कुछ और मामला हैं? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद के जनवरी में इलेक्शन होंगे। कमर दिलशाद का ये बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका तारीख जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो 15-25 जनवरी के दरमियान कोई होगी, तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। उसने सियासी जमातों को फुर्तियाँ लगा दी हैं और फुर्तियों का एक जो नतीजा है उसका आप तज़किरा कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 48 घंटे क़याम के बाद दोबारा लंदन
यात्रा के लिए चले गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई पैगाम लेकर मैं अभी उसकी तरफ आ रहा हूँ। और साथ ही उनकी बेटी जो है वो मरीम नवाज, वो भी लंदन पहुँच चुकी हैं ऑलरेडी। बाय द टाइम दैट वी आर टॉकिंग शी शुड बी देयर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये क्यों जा रहे हैं। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि चूंकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है बाकायदा, अब तो लिहाजा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, जिसकी हम तफसील से बात बाद में करते हैं, लेकिन एक तासुर यह है कि वो एक पैगाम लेके जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। और वो ऑब्वियसली आपको पता है वो पैगाम किसका है, कहाँ से है, किसने दिया है। वो ये है कि आप अपने बयानिए को थोड़ा नरम करें। जो आप जजेस और जनरलों के एहतसाब की बात दोबारा से करने लगे, हालांकि दोबारा से नहीं है ये। अगर आपको याद हो तो 5 के टोले का तज़किरा तो कई महीने पहले हमने सुन लिया था ना, जब उन्होंने पहली दफ़ा हदायत दी थी मरीम नवाज को और शहबाज शरीफ को कि आप बयानिया स्ट्रॉन्ग करें। तो 5 के टोले का फिर हमारे सामने नाम भी आ गए। वो कल ही हमने अपने प्रोग्राम में वो नाम भी बताए थे। तो एक पैगाम तो ये है कि जनाब आप अपना ये जो खौफनाक बयानिया है इसको ज़रा थोड़ा सा ठीक करें, हाथ वाला रखें। ये बयान लेके शहबाज शरीफ साहब इसलिए गए हैं कि ये तासुर है उनकी पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, कि ही इज़ ए पर्सन हु इज़ एक्सेप्टेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। और इसके बेपनाह शवाहद मौजूद हैं, उसका मेरे ख्याल से तज़किरा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ये कि वो कई एतबार से अपनी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच एक लिंच पिन का रोल हमेशा से अदा करते रहे हैं। ही इज़ ए ब्रिज। चलिए जनाब, ये भी हमने कह दिया। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी मरीम नवाज जो है वो चाहती हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भी देंगे कि आप अपनी वापसी अभी कुछ देर के लिए ताख़ीर कर दें। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि जब तक आप अपना बयानिया नहीं बदलेंगे तो आप तशरीफ ना ही लाएं तो बेहतर बदलने है। में कितनी देर लगती है? वो नवाज शरीफ साहब, जिसका नाम है नवाज शरीफ, वो काफ़ी क्या कहते हैं टफ आदमी है। इतनी जल्दी वो कन्विंस भी नहीं होंगे और इतनी जल्दी वो मानेंगे भी नहीं। लेकिन ये तो मरीम नवाज ने भी कहा है ना, मरीम नवाज ने भी अपने जलसे में एक जो कल खिताब किया उन्होंने भी कहा है कि मैं और नवाज शरीफ जो हैं वो इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। उसको ज़रा जो देखिए, इंतकाम लेना ये बिल्कुल ठीक सियासी बयान है कि हम वी डोंट बिलीव इन रिवेंज, लेकिन साथ साथ वो इसरार कर रहे हैं कि वो जिन्होंने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, वो जिन्होंने उनको सियासत से बाहर किया था, उनको किसी सूरत ना छोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है आपको। करेक्ट, वो सामने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ा ना जाए, यानी उनका ट्रायल होना चाहिए। ये बड़ा सख्त बयानिया है ना। आप देखिए ना, हमने कल ही तो तज़किरा किया था कि एक तजर्बा हो चुका है ना, तो क्या हुआ था उसका फिर। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो जो मरियम है वो ये चाह रही हैं कि कुछ भी हो जाए, अब नवाज शरीफ को गिवन डेट 21 अक्टूबर को वापस आ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनका इसरार जो है वो बिल्कुल ठीक भी है। आप देखें उनकी पार्टी के अंदर भी दो धड़े हैं। एक वो डेडिकेटेड वर्कर और लीडर्स हैं जो नवाज शरीफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी वो कहें, जो भी वो करें उसके साथ हैं। दूसरे वो शहबाज शरीफ साहब इज अनदर फैक्टर जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हैं, और कुछ ऐसे MNA MPs भी हैं जिसका तज़किरा जो है हम बाद में करेंगे, वो जो इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ के लिए अब इस मामले को फौरी तौर पे हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन के ऐलान के बाद ज़्यादा स्पेस नहीं है ना। आपने इलेक्शन स्ट्रेटजी बनानी है, आपने उसके निप एंड कॉन्स को दुरुस्त करना है, आपने उसके लिए फंडिंग, बेपनाह काम होते हैं ना इलेक्शन के में। जब इतनी बड़ी मैसिव पार्टी जो है जो पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ रही है, उसको तो बहुत सा काम करना होता है। एक तो ये हो गया जनाब। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑलरेडी अपनी कैंपेन का आगाज़ कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मेरा ख्याल है पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। हरचंद के वो उसके अंदर उनका फोकस जो है वो नून लीग रही है, लेकिन वो बेसिकली बुनियादी तौर पे है इलेक्शन कैंपेन। तो नून लीग तो कहीं भी नहीं है, अभी तक मुशावरत से बाहर नहीं निकली है। तो मेरे ख्याल से ये भी तय होगा कि इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, बयानियाँ जोड़ लें साथ इसके, वो क्या होगा और इसको कब लॉन्च करना है। तो जहाँ तक वो शहबाज शरीफ का पैगाम लेके जाने का मामला है वो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की स्ट्रेटजी टू कंटेस्ट इलेक्शन वो अपनी जगह है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो अपने बयानिए में तब्दीली लाएंगे, और अगर वो बयानिए में तब्दीली लाएंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी? वो जो इस्तेलाह मैं इस्तेमाल करना चाहता था, आप मुझे मजबूर कर रही हैं उसको, ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक।
उन्होंने अपनी 3 हुकूमतें कुर्बान की हुई हैं अपने इसी बयानिए की खातिर, याद है ना आपको। 4 वो आर्मी चीफ से लड़े, 3 वो चीफ जस्टिस से लड़े और तीनों दफ़ा अपनी हुकूमत भी खोई उन्होंने, तो वो आसान काम नहीं है। तो इस मरतबा उनकी पोजीशन क्या देख रहे हैं आप? देखिए, दावा भी ये है कि जब वो वापस आएंगे पंजाब में तो पंजाब रिस्पॉन्ड करेगा। तारीख उठा के देख लीजिए, जिस पार्टी ने पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है उसी ने सेंटर में हुकूमत बनाई है। वो चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे PTI थी, सब ने, क्योंकि पंजाब की सीटें जो हैं बाकी 3 सूबों के ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो पंजाब चूँकि वो क्लेम करते हैं कि मेरा गढ़ है, इज़ ए हब ऑफ PMLN, तो जाहिर है ऑब्वियसली उनकी तवक्कात भी उसके ऐन मुताबिक होंगी। लेकिन जो एक बात और परेशान कर रही है वो ये है कि नैब ने जो केसेस खोलने का, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले के बाद नैब ने जो 80 के करीब केसेस ऑलरेडी खोल दिए हैं, रिकॉर्ड सारा अदालतों में पहुंच गया है, इसने मेरे ख्याल से तमाम पार्टियों को, ख़ासतौर से मेन स्ट्रीम पार्टियों को परेशान किया है। बेपनाह मुकदमा पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ है, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी, इंक्लूडिंग फरियाल तालपुर, इंक्लूडिंग बुलावल भुट्टो जरदारी, इंक्लूडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। सिमिलरली इधर भी वो पीपल्स पार्टी में भूल गए, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नेम देम। इसी तरह से इधर भी है, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं, हमजा के खिलाफ केस है, नवाज शरीफ के खिलाफ केस है, मरीम के खिलाफ, तो मैं एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। इसी तरीके से PTI के लोगों के खिलाफ भी, डोंट फॉरगेट, नैब अब मालूम जब्बा नहीं छोड़ेगी, मैन अब नहीं छोड़ेगी, जो उन्होंने वो जिसको जंगला बस यहाँ कहते थे और फिर वहाँ भी मेट्रो बनाई है, ये सारे केसेस तो खुलेंगे फिर, चाहे वो परवेज़ खट्टक है, चाहे वो जो भी हैं उसकी गिरफ्त में आएंगे। तो एक तो इसने थोड़ी सी एक हंगामी सूरत हाल जो है क्रिएट कर दिया ऑब्वियसली। अब ये कि होगा क्या, देखिए, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून बना था, जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया था और रुका हुआ था वो उसको अब फुल कोर्ट सुन रही है। फुल कोर्ट अगर उस स्टे को ख़त्म कर देती है और कानून को तस्लीम कर लेती है या एंडोर्स कर देती है, तो फिर वो जो 3 बेंच का फैसला है उसके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे। ठीक हो गया, उठेंगे ना। और अगर लार्जर बेंच बन जाए और अपील का हक चूँकि मिल जाएगा उसमें, तो फिर वो फैसला तो अंडू हो जाएगा। और अगर वो फैसला अंडू हो जाता है तो ये सारे के केसेस जो हैं वो एक दफ़ा फाइलें फिर बंद हो जाएंगी। यानी ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है या देखी जा रही है, ये सूरत हाल है जिसमें ये ऊँट किसी करवट में बैठ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ दीगर जमातें भी हैं जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। आपने देखा जमात इस्लामी बड़ी एक्टिव है, उन्होंने धरनों के जरिए धरने पेशावर गवर्नर हाउस के सामने 2 दिन से बैठे हैं। इट्स इलेक्शन कैंपेन। इसी तरह नईमुर रहमान साहब कराची में क्या कर रहे हैं, और MQM वेरी एक्टिव, आपने देखा उनके बयानों के सिलसिले भी जारी हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एक्टिविटी तो जनरेट होनी शुरू हो गई है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऐलान ने कि हम जनवरी में इलेक्शन करा रहे हैं, आप देखिएगा किस तेज़ी और बर्क रफ्तारी के साथ इसके अंदर और ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अगर 15 और 25 जनवरी के बीच इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ऑल द पार्टी शुड गेट रेडी फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। बुखारी साहब, ये जो 10 MPs लाहौर के हैं और 3 MNAs हैं जुनून लीग के, उन्होंने अपनी शहबाज शरीफ से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्या उनका ताल्लुक भी कोई नैब के केसेस से? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि 2 धड़ों का तासुर नून लीग के बीच मौजूद है, इसलिए 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिनको इस 16 माह की हुकूमत के बीच किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं कराई गई, दे फील इग्नोर्ड, दे फील बाईपास, दे फील सुपरसीडेड। उन लोगों का ख्याल ये है कि जो नवाज शरीफ के इलेक्शन के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, जो लोग फोरफ्रंट पर हैं, हमें उसमें भी शामिल नहीं किया गया। तो मैं तो ईमानदारी से समझता हूँ कि ये वो MNAs और MPAs हैं जो शहबाज शरीफ वाले धड़े में हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं ना वो। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? ये मेरा देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि डम एंड हॉक पॉलिसी तो रहती ही है इनकी, ये शुरू से ही है। देखें, लेकिन इस धड़े को जो शहबाज शरीफ के मुफाहमती बयान के साथ जो है अलाइन करती है, इसको तैयारियों में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो मरीम नवाज़ के करीब हैं। मरीम नवाज़ पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। नवाज शरीफ खुद होल्डर हैं पार्टी के अंदर। शहबाज शरीफ के बारे में मैंने आपको बताया कि तासुर यह है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए इस किस्म की डिवाइड पार्टियों के अंदर हो जाती है। ठीक हो गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप एवरीबडी हैप्पी।
इतनी बड़ी पार्टी जब नेशनल स्केल के ऊपर होगी तो सब तो खुश नहीं हो सकते, किसी भी पार्टी में नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। सबको खुश रखना जो है वो मुमकिन नहीं है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो खालिस्तान तहरीक का एक और जो सिख रहनुमा है उसका कनाडा में कत्ल हो गया है, दोवल सिंह का। अब मोदी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान जो है वो एक्सट्रीमिज़म की अलामत बनने जा रहा है। बुखारी साहब, मोदी और दोवल के दौर में जो भारत का जो नर्म मिजाज रियासत का इमेज था वो सख्त गिर मिजाज में तब्दील हो, सख्त गिर रियासत में तब्दील हो चुका है। वो प्रोपेगेंडा के तौर पर लोगों को कहा गया था कि इमेज जो है सॉफ्ट हो गया इंडिया का। इंडिया मोदी के नीचे हमेशा दहशतगर्द रहा है, चाहे वो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप थी गुजरात की, आप देख लें गुजरात में क्या हुआ था, बुचर ऑफ गुजरात के नाम से वो जाने जाते हैं। हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से वक्त चूँकि कम है तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू मुख्तसर कर लेते हैं, लेकिन टू द पॉइंट, ये कनाडा में जो मर्डर है ये पहली वारदात नहीं है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की रॉ जो है इस किस्म के वाक़यात करती रही है। जो तफसील आपने मुझे दी है इसके मुताबिक हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। 18 जून को तो जी ये हरदीप सिंह का मर्डर हो गया कनाडा में, जो इस पर सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन इतने तमाम तर रिएक्शन के बावजूद एक और सिख रहनुमा का मर्डर हो गया कनाडा के अंदर, जिसको 15 गोलियां मारी गई हैं। ऐसे में जब एहतजाज किया गया और एक्शन, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रॉ जो है उसने जून 20 यानी इसी साल जून में अवतार सिंह खंडा को बरतानिया में कत्ल कर दिया। उसके बाद मई 2023 में रश्मीत सिंह को बरतानिया में वनोशन माला कृष्णन ने कत्ल किया। 6 मई 2023 को हरमजीत सिंह पनवार पाकिस्तान लाहौर में कत्ल हुए। जुलाई 2022 को रपूद मन सिंह कोलंबिया में गोली मार दी गई उनको। 29 मई 2021 को सद्दू मूसेवाला के अंदर मर्डर हुआ एक। तो कहने का मतलब ये है कि ये आदि खून लगा हुआ है उनके मुंह पे। आपको याद नहीं है जो गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन हुआ था वो सिखों के खिलाफ ही था ना, वो भी उसके अंदर भी 554 लोगों की अमवात हुई थी, जरनैल सिंह भिंडरावाला समेत, अगर आपको याद हो। उसके बाद 1180 लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे। 83 जो है वो लॉ इन्फोर्सर जो है उनकी जाने गई थी। तो ये ब्लड लगा हुआ है उनके मुंह को ना, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो सिख हों, नोबडी इज सेफ इन इंडिया। हैविंग सेड दैट, एक आपको मैं और बात याद दिलाना चाहता हूँ। एक अब्दुल नामी शख्स थे जो पाकिस्तानी थे, बरतानिया में रहते थे 1987 में। उसके ऊपर इन हिंदुस्तान की राह को ये शक था कि जो अलहदगी पसंद है ये उनको पनाह देते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि उस वक्त तक बरतानिया के अंदर मर्डर प्लान करना आसान नहीं था, लिहाजा दे वेटेड फॉर हिम टू कम टू पाकिस्तान। महीनों उसका इंतजार किया गया, उसकी रैकी की गई। द मोमेंट ही लैंडेड हियर ही वाज मर्डर्ड। और इन हिंदुस्तान ने उसका नाम रखा था उस ऑपरेशन का, ऑपरेशन हार्नेट। तो ये खून मुंह लगा हुआ है मोदी के भी और हिंदुस्तान के भी, इसलिए ये कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं। और जितना रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पहली दफ़ा मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि जो वेस्ट जो है, जिन्होंने अपने सारे अंडे जाके हिंदुस्तान की टोकरी में डाल दिए थे, उनको अब ये एहसास हो रहा है कि ये हमसे गलती हो गई है। जो वो ठीक था अमेरिका की उस वक्त की लीडरशिप, जिन्होंने मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर इसलिए किया था कि आप दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द को अमेरिका में दाखिला की इजाज़त हम नहीं दे सकते। वो अचानक जो है वो उनके डार्लिंग बन गए। और उसकी वजूहात आपको पता है, चाइना का बढ़ता हुआ जो तसल्लुत, तो खैर गलत लफ्ज़ है, इन्फ्लुएंस जो है ये उनको काबिल कबूल नहीं है। और उसके लिए वो हिंदुस्तान को एक शील्ड के तौर पे, एक बफर जोन के तौर पे, एक रास्ते की रुकावट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब उनके अपने मुल्क के अंदर राह की एक्टिविटीज़ जो है वो नोटिस की गई हैं, अब उनकी निकल रही हैं चीखें। तो मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि कम से कम उनको ये एहसास होता जा रहा है कि जो हम बताते थे उनको कि राह ये कर रही है, राह पाकिस्तान में ये कर रही है, राह NDS के साथ मिलकर ये कर रही है, उस वक्त तो नहीं मानते थे, लेकिन अब उनको यकीन आना शुरू हो गया है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट आप पढ़े तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। यानी मैं ठीक कह रही हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो एक्सट्रीमिज्म की अलामत बनने जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।